नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। देश में कोयला उत्पादन एक वित्तीय वर्ष में 1 बिलियन टन के आंकड़े को पार कर गया। PMAYU 2.0 के तहत केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति CSMC की पहली बैठक आयोजित हुई। वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने श्रम गहन क्षेत्रकों के लिए PLI योजना उपलब्ध कराने की सिफारिश की। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स FTSCs ने 2024 में लगभग 85,000 मामलों का निपटारा करके त्वरित न्याय को साकार किया। सीबेड वॉरफेयर आधुनिक जियोटेक संघर्ष का महत्वपूर्ण डोमेन बनकर उभरा है। आइए बढ़ते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। देश में कोयला उत्पादन एक वित्तीय वर्ष में 1 बिलियन टन के आंकड़े को पार कर गया। चीन के अलावा भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने वार्षिक कोयला उत्पादन में 1 बिलियन टन का आंकड़ा पार कर लिया है। इस उपलब्धि के महत्व की बात करें तो इससे ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। कोयला एनर्जी मिक्स में लगभग 55% और बिजली उत्पादन में लगभग 74% का योगदान देता है। साथ ही अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएगा। उत्पादन में वृद्धि से कोयले का आयात कम होगा और विदेशी मुद्रा की बचत होगी। आइए अब भारत ने यह महत्वपूर्ण उपलब्धि कैसे हासिल की है, ये जानते हैं। पहला है प्रमुख सुधार। कोयला खान अधिनियम 2015 ने निजी कंपनियों द्वारा कोयला खदानों में कोयले के वाणिज्यिक खनन का मार्ग प्रशस्त किया। खान और खनिज संशोधन अधिनियम 2021 द्वारा विशेष रूप से कोयले के लिए कंपोजिट प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस कम माइनिंग लीज की अनुमति दी गई है। इस दिशा में की गई पहले देखें तो एकीकृत कोयला लॉजिस्टिक नीति और योजना 2024 आरंभ की गई है। कोयला क्षेत्र के लिए PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान शुरू किया गया है। अन्य को देखें तो उनमें मिशन कोकिंग कोल, राष्ट्रीय कोयला सूचकांक आदि की शुरुआत की गई है। इसके अलावा कोयला खनन में स्वचालित मार्ग के तहत 100% FDI की अनुमति दी गई है। इससे वैश्विक विशेषज्ञता और उन्नत प्रौद्योगिकियां हासिल हुई हैं। आइए अब कोयला क्षेत्र के समक्ष मौजूदा चुनौतियां भी देख लेते हैं। कोयले के खिलाफ वैश्विक प्रतिरोध। विकसित देश कोयले के उत्पादन एवं उपयोग के चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर जोर दे रहे हैं। दूसरा है आयात पर निर्भरता। भारत ने वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग 260 मिलियन टन कोयले का आयात किया था। इसमें गैर कोकिंग कोयला कुल आयात का लगभग 77% था। अन्य मुद्दे देखें तो इसमें भूमि अधिग्रहण, ओपन कास्ट माइनिंग के कारण पर्यावरण का क्षरण आदि शामिल है। आखिर में भारत में कोयला क्षेत्र की स्थिति को समझते हैं। खपत की बात करें तो भारत कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। उत्पादन देखें तो भारत कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और कोयला रिजर्व देखें तो भारत में कोयले का 5वां सबसे बड़ा भूवैज्ञानिक भंडार है। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। PMAYU 2.0 के तहत केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति यानी CSMC की पहली बैठक आयोजित हुई। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 यानी PMAYU 2.0 के लाभार्थी द्वारा स्वयं घर निर्माण यानी BLC और साझेदारी में किफायती आवास यानी AHP निर्माण घटकों के अंतर्गत कुल 3.52 लाख से अधिक घरों को मंजूरी दी गई है। चलिए सबसे पहले PMAYU 2.0 यानी सभी के लिए आवास मिशन के बारे में जानते हैं। इसके उद्देश्य की बात करें तो यह योजना 5 वर्षों में शहरी क्षेत्रों में घर बनाने, खरीदने या किराए पर लेने के लिए राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों या प्राथमिक ऋण संस्थानों यानी PLIs के माध्यम से 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्य वर्गीय परिवारों को केंद्रीय सहायता प्रदान करेगी। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रौद्योगिकी नवाचार अनुदान प्रदान करेगा। आपको बता दें कि इस योजना के तहत न्यूनतम 30 वर्ग मीटर कारपेट एरिया वाले घरों के निर्माण का समर्थन किया जाता है। घर में बुनियादी नागरिक सुविधाओं और सामाजिक बुनियादी ढांचे का निर्माण भी शामिल है। यह योजना 5 साल तक चलेगी। इसे 1 सितंबर 2024 को शुरू किया गया था। योजना के प्रकार की बात करें तो यह केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। इसका कार्यान्वयन मंत्रालय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। योजना के पात्र लाभार्थी वो होंगे जिनका देश में किसी भी जगह अपना पक्का घर नहीं है। साथ ही उसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS, निम्न आय वर्ग यानी LIG तथा मध्यम आय वर्ग यानी MIG में से किसी एक वर्ग का होना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत विधवाओं, एकल महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडर्स, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों आदि को प्राथमिकता दी गई है।
इस योजना का महत्व देखें तो इसके तहत अब तक एकल महिलाओं और विधवाओं सहित महिलाओं के लिए 2.67 लाख से अधिक घर स्वीकृत किए जा चुके हैं। साथ ही समावेशिता को बढ़ावा देते हुए अनुसूचित जातियों के लिए लगभग 80,000 मकान, अनुसूचित जनजातियों के लिए 15,000 मकान तथा ट्रांसजेंडर्स के लिए 90 मकान स्वीकृत किए गए हैं। अगली खबर पर बढ़ने से पहले आइए PMAY U 2.0 की 4 प्रमुख घटक जान लेते हैं। पहला है लाभार्थी द्वारा स्वयं घर निर्माण यानी BLC। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS परिवारों को अपनी जमीन पर घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। दूसरा है साझेदारी में किफायती आवास यानी AHP, जिसके अंतर्गत EWS वर्ग के लोग सरकारी या निजी कंपनियों द्वारा बनाई गई अपार्टमेंट परियोजनाओं में आवंटित घर खरीद सकते हैं। अगला है किफायती किराया आवास यानी ARH। इसके लिए 2 तरीके अपनाए जाएंगे। पहला, सरकारी खाली आवासों को किफायती किराया आवास में बदलना, और दूसरा, निजी या सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किराए के आवासों का निर्माण, संचालन और रखरखाव। और आखिर में है ब्याज सब्सिडी योजना यानी ISS, जिसमें 25 लाख रुपए तक का अधिकतम लोन प्रदान किया जाएगा। इसके तहत घर की अधिकतम कीमत 35 लाख रुपए तक होगी। आइए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने श्रम गहन क्षेत्रकों के लिए PLI योजना उपलब्ध कराने की सिफारिश की। इस समिति ने रसायन, चमड़ा, परिधान और हस्तशिल्प जैसे श्रम गहन क्षेत्रकों के लिए भी उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन यानी PLI योजना उपलब्ध कराने की सिफारिश की है। यह सिफारिश भारत के विनिर्माण क्षेत्र और निर्यात को बढ़ावा देने में PLI योजना की सफलता को देखते हुए की गई है। आइए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के बारे में जान लेते हैं। यह योजना 2020 में 1.97 ट्रिलियन रुपए के परिव्यय के साथ शुरू की गई थी। यह मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप है। मेक इन इंडिया का उद्देश्य भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना है। इसका उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करना, आयात पर निर्भरता कम करना तथा विकास और संधारणीयता के बीच संतुलन स्थापित करना है। इसमें मोबाइल विनिर्माण और निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक घटक, एडवांस्ड केमिस्ट्री, सेल यानी ACC, बैटरी, व्हाइट गुड्स जैसे 14 क्षेत्र शामिल हैं। इसके प्रोत्साहन को समझें तो पात्र कंपनियों को वृद्धिशील बिक्री पर 4% से 6% तक का प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। इसके लिए भारत में पंजीकृत घरेलू और विदेशी दोनों तरह की कंपनियां प्रोत्साहन के लिए पात्र हैं। इसके दृष्टिकोण की बात करें तो इसमें प्रदर्शन आधारित अप्रोच अपनाई जाती है, जिससे केवल देश विदेश के निवेशकों का ध्यान ही नहीं आकर्षित किया जाता, बल्कि व्यवसायों को अत्याधुनिक तकनीकें अपनाने और उत्पादन लागत घटाने के लिए भी बढ़ावा मिलता है। आइए अब PLI योजना की प्रासंगिकता या आवश्यकता के कारण भी जान लेते हैं। पहला है विनिर्माण को बढ़ावा। यह 2025 तक GDP में विनिर्माण की हिस्सेदारी को 17% से बढ़ाकर 25% तक करने के लक्ष्य के लिए आवश्यक है। दूसरा है रणनीतिक क्षेत्रों को समर्थन। उदाहरण के लिए भारत ने 2024 में दूरसंचार संबंधी उत्पादों में लगभग 60% आयात प्रतिस्थापन हासिल कर लिया है। इससे निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में मदद भी मिलती है। आइए अब PLI योजना की मुख्य उपलब्धियां भी जान लेते हैं। इससे 1.46 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ है। इससे हुए उत्पादन का मूल्य 12.50 लाख करोड़ रुपए है। इससे 9.5 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न हुए हैं और लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का निर्यात हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स यानी FTSCs ने 2024 में लगभग 85,000 मामलों का निपटारा करके त्वरित न्याय को साकार किया। FTSCs द्वारा मामलों की निपटान दर 96% रही। FTSCs ने बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में तेजी से कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की है। इस प्रकार पीड़ितों के लिए न्याय में उल्लेखनीय तेजी दिखाई है। आपको बता दें कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम यानी पॉक्सो 2012 बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से निपटने के लिए एक कठोर अधिनियम है। खबर की शुरुआत करते हैं और फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स यानी FTSCs के बारे में जान लेते हैं। FTSCs योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना का कार्यान्वयन कानून और न्याय मंत्रालय के तहत न्याय विभाग करता है। इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो 2019 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश 2019 के बाद पॉक्सो अधिनियम के मामलों में त्वरित निपटारे और आपराधिक कानून यानी संशोधन अधिनियम 2018 के कार्यान्वयन के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य देश भर में FTSCs की स्थापना में राज्य सरकारों का समर्थन करना है।
वहीं इसका लक्ष्य अनन्य पॉक्सो यानी ई पॉक्सो न्यायालयों सहित कुल 790 FTSC स्थापित करना है। आपको बता दें कि प्रत्येक FTSC को प्रति तिमाही 41 से 42 मामलों और वार्षिक रूप से कम 165 मामलों का निपटान करना होता है तथा प्रत्येक न्यायालय में एक न्यायिक अधिकारी और 7 कर्मचारी सदस्य होंगे। बात करें इसकी अवधि की तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को 2026 तक बढ़ा दिया है। इस अवधि के लिए निर्भया फंड के तहत कुल वित्तीय परिव्यय 1952.23 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। इसके फंडिंग पैटर्न को देखें तो राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में केंद्र सरकार 60% का योगदान देती है, जबकि राज्य या विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश 40% का योगदान देते हैं। उत्तरी पूर्वी और पहाड़ी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में केंद्र सरकार का योगदान 90% है। अब प्रश्न यह उठता है कि FTSC इसकी आवश्यकता क्यों है। इसका पहला कारण है सीमित न्यायिक संसाधन। इससे बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के मामलों में पीड़ित बच्चे को न्याय मिलने में देरी होती है। दूसरा है अपराधियों में भय पैदा करना। मामलों का समय पर निपटारा भविष्य में होने वाली घटनाओं को रोकेगा। इसी के साथ यह विधायी ढांचे के साथ संरेखित होगा। दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC और पॉक्सो अधिनियम जांच एवं मुकदमे को पूरा करने के लिए सख्त समय सीमा निर्धारित करते हैं। चलिए खबर के अंत में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान यानी IIPA के अनुसार FTSC को सशक्त बनाने के उपाय भी जान लेते हैं। सबसे पहले है राज्यों एवं हाई कोर्ट्स को मजबूत बनाना। सूचित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए पॉक्सो मामलों में अनुभवी न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी चाहिए। दूसरा, कोर्ट रूम को अपग्रेड करना। ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग्स सिस्टम जैसी आधुनिक तकनीक का उपयोग करना चाहिए। इनके अलावा है फॉरेंसिक प्रशिक्षण अर्थात साक्ष्य विश्लेषण में सुधार के लिए फॉरेंसिक लैब के मामले में कौशल को बेहतर बनाना चाहिए। और आखिर में है वल्नरेबल विटनेस डिपोजिशन सेंटर्स की स्थापना, जिसके अंतर्गत पीड़ितों के बयानों को बेहतर तरीके से दर्ज करने के लिए सभी जिलों में ऐसे केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए। आइए बढ़ते हैं आज की अंतिम मुख्य खबर की ओर। सीबेट वॉरफेयर आधुनिक जियो टैग संघर्ष का महत्वपूर्ण डोमेन बनकर उभरा है। यह वॉरफेयर ग्लोबल कनेक्टिविटी के लिए खतरा है तथा भू राजनीतिक परिदृश्य को नया रूप दे सकता है। आइए सीबेट वॉरफेयर के बारे में जानें। इसमें जलमग्न समुद्री अवसंरचना को नुकसान पहुंचाने या उनकी सुरक्षा करने के लिए समुद्र नितल यानी कि सीबेट से या उसे लक्षित करके सैन्य अभियान शामिल है। इस वॉरफेयर में उपयोग किए जाने वाले साधनों में मानव रहित अंडर वाटर व्हीकल यानी कि UUV, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल यानी कि ROV, सबमर्सिबल आदि शामिल हैं। इस वॉरफेयर की बढ़ती अवधारणा के लिए उत्तरदायी कारक देखें तो उसमें पहला है समुद्र में जलमग्न अवसंरचना पर बढ़ती निर्भरता। इसमें कम्युनिकेशन केबल्स, एनर्जी पाइपलाइंस आदि शामिल हैं। दूसरा है गहरे समुद्र से जुड़ी प्रौद्योगिकी की उन्नति। इससे सी बेड वॉरफेयर का दायरा बड़ा है। पहले यह केवल कम्युनिकेशन केबल्स को क्षति पहुंचाने और ग्लोबल कनेक्टिविटी को बाधित करने तक सीमित था, लेकिन अब निगरानी, टोही और साइबर वॉरफेयर जैसे जटिल कार्यों तक बढ़ गया है। तीसरा है महासागरीय अर्थव्यवस्था की बढ़ती क्षमता। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन यानी कि OECD के अनुसार इसकी क्षमता 2030 तक $3000 बिलियन तक पहुंच सकती है। इसमें तेल व गैस अन्वेषण, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन के लिए जलमग्न केबल्स जैसी कई गतिविधियों में भविष्य की अपार संभावनाएं हैं। आइए अब ये जानते हैं कि सीबेड वॉरफेयर में क्षमता निर्माण की आवश्यकता क्यों है। पहला है बढ़ते भू राजनीतिक हित। फ्रांसीसी नौसेना ने 2022 में अपने सामरिक सीबेड वॉरफेयर सिद्धांत को जारी किया था। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, चीन जैसे अन्य देश भी समान रूप से रुचि दिखा रहे हैं। दूसरा है हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा। इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री जलमग्न कम्युनिकेशन केबल्स, आवश्यक पाइपलाइंस, एनर्जी रूट्स यानी कि पाइपलाइन इत्यादि आदि मौजूद हैं। इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के कारण इनकी सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। तीसरा है बढ़ता तनाव। हालिया घटनाओं से नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइनों में विस्फोट, बाल्टिक सागर में जलमग्न कम्युनिकेशन केबल्स को क्षति पहुंचने की घटनाएं आदि के रूप में यह स्पष्ट है। अगला है समुद्र नितल आधारित निगरानी का निर्माण करना। पनडुब्बियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए आधुनिक नौसैनिक रणनीति का निर्माण करना जरूरी है। आइए अब सीबेड वॉरफेयर के दायरे भी देख लेते हैं। पहला है भौतिक हमले जैसे कम्युनिकेशन केबल्स काटना या पाइपलाइनों को नुकसान पहुंचाना। अगला है साइबर ऑपरेशंस जैसे समुद्र में जलमग्न केबल से होने वाले डेटा प्रवाह को मेलवेयर या जासूसी उपकरणों का उपयोग करके निशाना बनाना।
आखिरी है निगरानी। इसका उदाहरण है खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए सेंसर का उपयोग करना या केबल्स को टैप करना। चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। आज हम बात करेंगे मंगोलिया की, जिसकी राजधानी उलान बाटर है। भारत और मंगोलिया ने रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। आइए पहले मंगोलिया के बारे में जानते हैं। इसकी भौगोलिक अवस्थिति को देखिए तो यह उत्तर मध्य एशिया में स्थित एक स्थलरुद्ध देश है। वहीं इसकी स्थल सीमा की बात करें तो इसके उत्तर में रूस और दक्षिण में चीन अवस्थित है। इसकी भौगोलिक विशेषताओं में इसकी स्थलाकृति देखें तो यह मुख्य रूप से एक पठारी क्षेत्र है। इसके 80% भाग पर स्टेपी घास के मैदान है। इसके दक्षिण में गोबी का मरुस्थल है। इसकी प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं अल्ताई, खांगई और खेंटी हैं और इसकी सबसे लंबी नदी ओरखोन नदी है। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के सदस्य पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया रूस से सैन्य खतरे के कारण ओटावा कन्वेंशन से अलग होने की योजना बना रहे हैं। नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग का 10वां संस्करण आयोजित किया गया। इसकी मेजबानी विदेश मंत्रालय के सहयोग से ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी एक स्वतंत्र थिंक टैंक करता है। वित्त मंत्रालय ने कस्टम यानी व्यापार समझौतों के तहत उत्पत्ति के नियमों का प्रशासन संशोधन नियम अधिसूचित किए। ये नियम 2020 के नियमों में संशोधन करते हैं। पिछले 4 वर्षों में भारत का तंबाकू निर्यात दोगुना हो गया। भारत की स्थिति की बात करें तो भारत तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक तथा दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। केंद्र और राज्य सरकारें ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए सहयोग पोर्टल के माध्यम से आदेश जारी कर रही हैं। स्वीडन के शोधकर्ताओं ने ऑल्टर मैग्नेटिज्म नामक एक नए प्रकार के चुंबकत्व की सूचना दी। यह लौह चुंबक यानी फेरोमैग्नेट और गैर लौह चुंबक दोनों के लाभकारी गुणों को समेकित करता है। मद्रास हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड यानी NBA पर 2025 के लिए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF प्रकाशित करने पर अंतरिम रोक लगा दी। 19 मार्च को मुजारा आंदोलन की वर्षगांठ मनाई गई। यह आंदोलन मुजारा और तत्कालीन प्रशासन के बीच हुए हिंसक टकराव की स्मृति में हर साल मनाया जाता है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।